के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास सुपर 30 का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीजों को समझना, बहुत अच्छे से आप उनको एनालिसिस करना और मेरे साथ चलना, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को ध्यान से देखना। चलिए, तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर और बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखना और समझना। मेरा सर रात की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है। रात की क्लास का पीडीएफ एक्चुअली बन ही नहीं पाया। हुआ क्या, मैं जब इसको बंद कर रहा था तो बंद करते हुए, एग्जिट करते हुए इसमें से पीडीएफ सेव करना भूल गया, तो इस कारण से रात की पीडीएफ बन नहीं पाई है। ठीक है, सुबह वाली ये दे देता हूँ। ठीक है, चलिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लेता है। ठीक है, पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई आपको बतानी है कि पुल की लंबाई क्या है, हमें यह बताना है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है जिसमें एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी भी ऐसी स्टेशनरी जो मतलब वो है, जगह है, उसको क्रॉस कर रही है, चाहे वो सुरंग हो गई, कैसे भी हो गया, इस तरह की चीजें कर रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रेलगाड़ी कुछ ऐसा करती है, ठीक है, तो वो दोनों को पार करेगी। ठीक है, कैसे दोनों को? मतलब वहां पर क्लियर है कि वो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को और अपनी लंबाई को दोनों को पार करेगी। यहाँ पर स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। और समय क्या है? 42 सेकंड है, तो आप समय से गुना करेंगे तो 42 होगा, यही होगा। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ये कितने पर गया? 6×18, 7×6 = 42, 3×2 = 6। तो ये 700 हो गया आपके पास कि ये 700 मीटर है। ठीक है, जिसमें से रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है? 253 मीटर लंबी है। ठीक है, अगर 700 दोनों की लंबाई हो गई और 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो पुल कितना लंबा है? आप माइनस कर देंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, और इसी तरह से 6 में से 2 गया 4, 447 होगा। तो 447 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। इस बात का आप तुरंत ध्यान रखना कि अगर रेलगाड़ी आपको क्रॉस करती है, एक व्यक्ति को क्रॉस करती है पर्टिकुलरली, तो उसमें क्या होगा? उस समय में वो खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, बस ये ध्यान रखना। अगर रेलगाड़ी दोनों को क्रॉस करती है तो ठीक है ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, सुरंग को क्रॉस करती है, ऐसा कुछ करती है, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, पेड़ को क्रॉस करती है, तो अपनी लंबाई को क्रॉस करती है। ठीक है भाई, इस पर आओ। एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150 रुपए अधिक होता तो उससे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के ये प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। पहले नहीं मिल रहे थे, पर अब ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें इन्होंने कहा है, एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150 रुपए अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया। तो इस प्रश्न को आप ऐसे करेंगे कि भाई पहले 15% के लॉस पर बेच रहा था ये, ठीक है, अब ये 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ये इसने कैसे किया? आपने इसके लिए 15% और 5% को कवर किया। भाई पहले आपने क्या किया? जो लॉस था 0 से आप उसको 15 पर लेकर आए, फिर आपने 5% का गेन किया, तो टोटल 20% हो गया। और ये 20% किसके बराबर होगा? 150 के। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। तो 100% का मान हम 150/20 गुना में 100, 0 से 0 गया और ये 5 पड़ गया, तो 15 5 75, तो 750। 750 मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। बिल्कुल आराम से हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा प्रश्न आ भी रहा है एग्जाम में, मैं बार बार समझा रहा हूँ। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि 15% का लॉस था, 5% के प्रॉफिट पर लाए, तो टोटल 20% रेट बढ़ाया, तो 20% बराबर 150, तो 100% का मान हमने बता दिया। एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका और है, उसको आप समझेंगे। दूसरा तरीका ये है कि भाई इसने 15% की हानि पर बेचा। पहले क्या था? 100% था। अब ये 15% की हानि पर बेच रहा है, तो 85% पर बेच रहा है। अगर ये 150 रुपए अधिक में बेचता है, ठीक है,
5% का लाभ होता है तो 105% के बराबर है। मतलब अगर आप भूल जाओ कि कैसे कहा था सर ने, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो ऐसे कर लेना। फिर इसने कहा भाई ये तो वैसे ही ना जैसे प्रश्न में लिखा। एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को परसेंटेज से प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 105 में से 85 गया तो 0 और 20, तो 20% हमारे पास आ गया 150 रुपए, तो 100% हमारे पास आ गया 750 रुपए। 750 रुपए मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। इसको देखें। शिवम जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं सर एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? हमने ये रात को भी बताया था। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या है, ठीक है। सबसे पहली प्रथम 5 इन्होंने लिखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। हमें किसी बच्चे ने बताया था कि प्रश्न ये था पहली 5 विषम अभाज्य संख्याओं का, है ना। अब दोनों तरह से अलग अलग उत्तर आएगा। अगर उसने लिख दिया कि पहली 5 विषम अभाज्य संख्याएं, तो फिर ये शुरू होंगी 3 से, 3, 5, 7 इस तरह होंगी। अगर उसने लिख दिया कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं, फिर 2 से शुरू होंगी। और एक कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये ध्यान रखना। चलिए इस पर आते हैं। इन्होंने क्या कहा है, दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। ये तो सेम उसी तरह का हो गया, 7 और 4 11, 11 गुना में 11 का मल्टीपल एक ही है 33। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बटन वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो ये बटन दिख रहा है, वो कहेगा हाँ दबा दिया, दबाना नहीं था, बस देखना था और कुछ बात नहीं थी, ठीक है जी। अगर पूरा सोल्व करना पड़ जाए, मान लो कि दो हमारे पास ऑप्शन ऐसे हो जिनका, दो ऑप्शन अगर हमारे पास ऐसे हो जिनका मल्टीपल 11 है, मतलब जो 11 के मल्टीपल हो, तो आपको फिर पूरा भी सोल्व करना पड़ सकता है, फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर भी 3, 33x² बराबर 297। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कितने पर कट रहा है, 9 पर, तो x का मान क्या होगा, √9 बराबर 3 होगा। 3 आया तो 3, आप 7 और 4 11, 11 गुना में 3 तो 33 आ गया। चलिए इस पर आते हैं। त्रिभुज के प्रश्न आपसे पूछता नहीं है, वैसे तो बहुत ही कम पूछता है। हाँ कह रहा सर ऐप पर आपने बेसिक से मैथ शुरू किया है क्या? बिल्कुल बेसिक से शुरू किया नहीं है, अभी करने वाले हैं। यानी कि कल आपके साथ हम सुबह 9 बजे से, परसों सॉरी मंडे से सुबह 9 बजे से, ठीक है, आपके साथ हम करने वाले हैं, है ना। मंडे सुबह 9 बजे से आपके साथ हम बिल्कुल ये मैथ शुरू कर रहे हैं, है ना। अभिनंदन 5.0, ठीक है। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4, 7, 9 है, यदि सबसे छोटी से सबसे बड़ी भुजा का योग, मतलब सबसे छोटी क्या है 4, सबसे बड़ी क्या है 9, 4 और 9 13 बराबर किसके 65 के। तो तीसरी भुजा हमसे पूछा है, या तो 9 का मल्टीपल ही देख लो, है ना। 9 का मल्टीपल 5 और 3 8, 3 3 6, 9 का मल्टीपल तो कोई है ही नहीं। फिर यहाँ पर तीसरी भुजा का मतलब क्या है, जो भुजा बच गई है वो है। तो भुजा बची कौन सी है, 7 है, तो 7 ही उत्तर होगा। तो हम 7 से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 65/13 गुना में 7, 13 5 65, 7 5 35, तो 35 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। कमल जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की चेस्ट को मेजर नहीं किया जाता, नहीं होता ये, है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ किस्त वाले प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए एग्जामपुर ऑफिस रात वाले सेशन में करवाए हैं, किस्त वाले प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा थर्ड भुजा 7 कैसे सर? देखिए इन दोनों भुजाओं की ये बात कर चुका है ना, तो इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग तीसरी भुजा क्या बची, 7 बची, है ना। तीसरी भुजा क्या रही, 7 रही, ऐसे क्या, है ना। इसको देखेंगे, इसमें इन्होंने कहा 9 - 4, ये क्या होगा 9 - 4 डिवाइडेड 6, 6 दिया। अच्छा यहाँ पर आप लिख लो 9 - 2 × 2 अपॉन 18 प्लस में 3। 18 कहां से आया, यहां से, क्योंकि 6 दिया 18 है, सिंपल। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, 9 पर गया, 9 - 2/9, 9 और 3, या फिर एक काम करते हैं 9 - 2/9, 9 और 3 12,
तो नीचे तो 9 आ गया। 12 9 108 माइनस 2 तो 106/9 आ गया, है कि नहीं? आप अगर इसको गुना करेंगे 11 और 9 को तो 99, 99 प्लस में 7 तो कितना होगा 106, तो 106/9 हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए आगे आते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, इस पर आइए। परसेंटेज के, प्रतिशत के प्रश्न लगातार पूछ रहा है, और अगर परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, तो ये प्रश्न आने ही आने। परसेंटेज के, प्रतिशत के लगातार ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए सुनिए। अब हमारे साथ एक साथी हैं विक्की जी, वो काफी समय से कमेंट कर रहे हैं कि या तो एएलपी के प्रश्न करवाओ या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाइए। ये कौन से एग्जाम के प्रश्न है? अच्छा आप बताओ। इनको बहुत समझ है, ठीक है, हमसे बड़े हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए बताइए ये कौन से एग्जाम के प्रश्न है, बताइए एक बार। आपको तो ज्यादा समझ है, ठीक है, ये किस एग्जाम के प्रश्न आपको लग रहे हैं, बताइए। ना मानेगा है, करेगा ऐसी हरकत, चलिए उत्तर नहीं देगा, मतलब बाकी सब हरकतें करेगा, है। ये नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसको पढ़ लूं, अब भी वही कमेंट कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है, ठीक है, और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है, ठीक है। इन्होंने कहा 72% अर्जित करने वाले अंक वाले परीक्षार्थी के कितने अंक प्राप्त किए, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए कि 72% अंक कह रहा है, तो 9 का मल्टीपल हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए। 72% अंक कह रहा है तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही, और तो 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन ही। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ही। ऑप्शन क्या है? डी। डी क्या है? परम सत्य है। अब अगर आप, और भाई जरूरी भी नहीं है कि 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही रहे, दो भी हो सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। हमें इसने कहा एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है, ठीक है, और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 32 अंक और लाता तो पास हो जाता, ठीक है। जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाता है, मतलब उसके 28 अंक कम कर दो, यही होगा, है ना। उसके 28 अंक कम कर देंगे, यही तो होगा, ठीक है। तो अब आप देखना भाई, परसेंटेज से परसेंटेज को माइनस करें, प्रतिशत से प्रतिशत को आप माइनस करें, और इनको आप जोड़ेंगे तो 0 और 60, यहाँ क्या होगा 15, तो 15% बराबर 60 के, तो 72% बराबर किसके, 60/15 गुना 72, कितने पर कटेगा, 4 पर, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, तो 288 आया। 288 मतलब ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य। आया कि नहीं? इसको देखिए, एक ट्रेन अपनी, हाँ, कह रहे गुरुजी अभिनंदन 5.0 की लाइव क्लासेस कितने दिन तक चलेंगी? वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, और आपका 6 से 7 महीने में गेम उसमें पूरा चलेगा, ठीक है भाई। बताओ, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है। अब वो अपनी चाल को क्या कर रही है, 1/4 चाल से चल रही है, यानी कि पहले अगर चाल 4 थी तो अब चाल क्या है, 1 है। उसने ये नहीं कहा, इस प्रश्न में 2 तरह से बनते हैं प्रश्न, ध्यान से समझ लो। इसमें ये भी वो कहता है कि 1/4 चाल कम कर दी। अगर वो ऐसा कहता है तो आप जैसे पहले चाल लोगे 4, अब लोगे 4 में से 1 गया 3, अब 1 को कम कर दोगे, आप ऐसा करोगे, ठीक है। मेरा गुरुजी 9 का मल्टीपल क्यों लिया? क्योंकि 72 में क्या होता है, 9 और 8 होता है ना, 8 9 72, 72% नंबर हमें बताने थे, तो 9 का मल्टीपल ले लिया, इस तरह से कर दिया। देखो चाल का अनुपात क्या है, 4:1 है, तो समय का अनुपात क्या है, 1:4 है। चाल का अनुपात 4:1 है, तो समय का अनुपात क्या है, 1:4 है। समय कितना ज्यादा लग रहा है, 3, तो ये 3 किसके बराबर है, 60 मिनट के। अब इसने कहा है वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करो, कि सामान्य समय क्या है, सामान्य समय तो 1 है, तो 1 का मान आपको बता देना है, तो 1 का मान क्या होगा, 60/3 मतलब 20, तो 20 क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? हाँ, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं,
कह रहा सर मैंने अभिनंदन 3.0 लिया है और वो मेरे लिए कितने दिनों तक रहेगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो मैं अभिनंदन 3.0 वालों के लिए बता दूं कि आज हमने आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखी है। ठीक है भाई, आप उसमें आइए अभी 9 बजे। ठीक है, तो आप अगर उसमें आएंगे तो आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, तो आपके लिए हमने फेयरवेल पार्टी रखी है, आप आइए, आपको गिफ्ट में मिलेगा आज। ठीक है भाई, और उसमें आपको बताया भी जाएगा कि भाई आप लोगों को कितने कितने समय तक आपका ये बैच आगे रहेगा। ठीक है, चलिए। एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता है और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है, उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग हमें बताना है। अब आप अगर कहो 3 और 2 5, है ना, 3 और 2 5, तो 5 का मल्टीपल तो पी है और डी है, दो मल्टीपल है 5 के, फिर तो मजा नहीं है। फिर कैसे करें, फिर हमने एक बंदोबस्त और किया है कि भाई 3x और 2x होगा। मैंने एक चीज को ही हमेशा समझा है, वो क्या है कि प्रश्न आपके पास सामने जो है आप बस उसको ध्यान से पढ़ो, आप उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे समझ आता जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको वैसा वैसा समझ आता रहेगा। इसने कहा यदि एक और लड़का उत्तीर्ण हुआ, एक और हुआ तो जोड़ दो, एक लड़की कम उत्तीर्ण हुई तो घटा दो, तो रेशो क्या है, 2/1 है। भाई एक लड़का और उत्तीर्ण हुआ तो जोड़ दो, एक लड़की कम उत्तीर्ण हुई तो घटा दो, तो रेशो क्या होगा, 2/1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 1 4x - 2, तो x क्या होगा, 3 होगा, तो x क्या होगा, 3 होगा। अब इसने हमसे पूछा आरंभ उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है, हमसे ये पूछा, मतलब 5x, मतलब 5 × 3 है तो 15 है, 5 दिया 15, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत है किसी तरह की, बताओ, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। इस पर आई मुझसे कल या परसों से एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि सर जिनका पेपर फैम में होगा क्या उनका पेपर टफ हो जाएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है। ये बहुत बड़ा डाउट भी है और होना भी चाहिए, डर लगता है, अंदर से घबराहट सी होती है, ऐसे लगता है यार पता नहीं क्या ही होगा। मैं आपको सिंपल एक गेम बता रहा हूँ, ये मान्य नहीं रखता है कि पेपर टफ होगा आसान होगा, मान्य ये रखता है कि आपकी तैयारी कितनी है, मान्य तो यही है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पेपर वही रहेगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं, तैयारी करें, तैयारी नहीं भाई, तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके लिए पेपर कितना भी आसान आ जाए फिर आपका बात बनेगा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, अगर आपकी तैयारी है फिर कुछ डरने की जरूरत नहीं है, और अगर तैयारी है ही नहीं फिर डरने की जरूरत वैसे भी है, पहले भी है, बाद में भी है, सब है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा 23, 26 y + 4 और y + 7 का औसत 30 है। तो हमसे y का मान पूछा गया है कि y का मान क्या है, ये हमसे पूछा है ना, हमसे पूछा गया है कि y का मान क्या है, y का मान हमें, तो आप इन सबको जोड़ेंगे भाई, यही करेंगे। आप पहले गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, आप जोड़ोगे 26 और 4 30, 30 और 23, 30 और 23 54। आप देखेंगे 3y हो गया, 3y प्लस में 54 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 बराबर किसके, 30 के, तो 3y प्लस में 54 बराबर 150 हो गया। तो 3y क्या हुआ, 54 को माइनस करो, 6 और 9 यही हुआ, और 3 से काटो, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो y का मान 32 आ गया, y का मान 32 आ गया, मतलब ऑप्शन सी आ गया। ठीक है भाई, मेरा तो 32 आ रहा है, तुम्हारा 30 कैसे, फिर से आप देखेंगे 23 और 6, 26 और 4 30, 30 और 23 53 होगा। हाँ, यहाँ पर ये 53 होगा, है ना। एक सेकंड, अरे यार हमारा तो रबड़ भी खराब हो गया, सब कुछ मिटा देता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। ठीक है, रबड़ हमारा थोड़ा खराब सही है बेचारा। चलिए, ये क्या है, 53 है, 53 है, तो अब आप करोगे तो 7 है ना,
अच्छा y+7 भी तो है, तो 60 हो जाएगा। यहाँ 90 आ जाएगा। 3y बराबर 90, तो 30 30 मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। 30 मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने ये 7 तो देखा ही नहीं कि y+7 भी है। y देख लिया, मुझे लगा अकेला y है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको देखते हैं। किसी बैग में सिक्के हैं, ध्यान से आप देखेंगे। किसी बैग में 310 रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4-3-5 है। ठीक है ना? तो जिसमें क्या है, 1 रुपए सिक्कों का अनुपात 4-3-5 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। एक साथी पूछ रहे हैं कि क्या सर बाद में अभिनंदन बैच हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा? आपकी वैलिडिटी 1 साल है। जैसे हम लाइव क्लासेस चलाएंगे, मान लो 6 महीने लाइव क्लासेस चलती हैं, तो अगले 6 महीने आपको रिकॉर्डेड में रहेगा वो आपके पास। ठीक है ना भाई? तो 1 साल में तो जॉब लोगे, जब कोई मतलब पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हो है? किसी बैग में 310 रुपए हैं, ठीक है, इसमें क्या है आप देखेंगे, 5 रुपए हैं, और इसमें क्या है, 2 रुपए हैं, इसमें क्या है, 1 रुपया है। तो सिक्कों का अनुपात क्या है, 4-3-5। सिक्कों का अनुपात क्या है, 4-3-5 है। ठीक है जी। अब ये तो सिक्कों का अनुपात है, ये तो कॉइन्स का रेशो है। आप रुपए का रेशो बताएंगे, रुपए का क्या होगा फिर, 4-5 20, 3 दूनी 6 और 5, तो टोटल क्या होगा 31। 31 किसके बराबर है, 310 रुपए की। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछिए, ये क्या है, 4 है, तो 4 का 310/31 गुना में 4, तो ये कटेगा तो 10, 40। 40 मतलब ऑप्शन बी आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। इस पर आगे आने वाले आपके एग्जाम में बता दे रहा हूं थोड़ा सा, जो मुझे लगता भी है कि ट्रेपीजियम पर प्रश्न पूछना शुरू करेगा। अब ये ट्रेपीजियम पर देखो वो कैसे कर रहा है। आयत पर प्रश्न पूछ लिए, रेक्टेंगल पर प्रश्न पूछ लिए, तो मुझे लगता है कि अब आगे और क्या करेगा। आप जो कहते हो कि सर क्या टफ हो जाएगा प्रश्न, आगे टफ नहीं होता है। जैसे अभी वो रेक्टेंगल पर पूछ रहा है, रेक्टेंगल सबने पढ़ रखी होती है। ठीक है, किसी भी चैप्टर का जब कभी भी आप शुरू करते हो, ये वो जब कभी भी आप पढ़ना शुरू करते हो, तो जैसे मान लो मेंसुरेशन 2D पढ़ना शुरू किया, रेक्टेंगल सबसे पहले आता है, रेक्टेंगल स्क्वायर यही तो आता है। फिर आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आप धीरे से ट्रेपीजियम पर भी आते हैं, रोम्बस पर भी आते हैं। मुझे लगता है एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है, वो किताब को खोलता है। ठीक है, अब किताब को खोलने के बाद वो सबसे पहले देखता है कि ऊपर क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का प्रश्न डाल देता है, डालता रहता है, 2 बैच उसमें, 3 में, 4 में, ऐसे डालता रहता है, ये करता रहता है। करने के बाद जब वो देखता है कि यार अब समय है, ठीक है भाई, अब उसके पास भी रेक्टेंगल के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आयत के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, फिर वो अगले उस पर चल पड़ेगा, फिर स्क्वायर के डालने लग जाएगा, फिर स्क्वायर के भी खत्म कर देगा, फिर वो कहेगा कि यार अब ट्रेपीजियम के भी डालो। तो आपको ये लगने लगता है कि यार मेरी शिफ्ट तो टफ हो गई। नहीं, वो आगे आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे आगे बढ़ो, ये है गेम बस। अब इसने ये कहा कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, अगर एक समलंब चतुर्भुज है तो ये क्या है, आपके पास एक ट्रेपीजियम है, यही तो हुआ। इसकी जो भुजाएं हैं, है ना, इसमें इन्होंने लंबाइयों का योग दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 57। ऊंचाई हमसे पूछी है। होता क्या है रियल में, ये क्या गेम है, गेम यही है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, यही तो होता है।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, समांतर भुजाओं का योग गुना में हाइट बराबर आधा और बराबर 57। तो 19 से आप काटें, 19 पांजे 19 दिया, 5 दूनी 10, तो हाइट क्या है 4 दिया 12, 12 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, क्लियर है। चलिए इस पर हाँ जी, विवेक सर के बर्थडे पर आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, कह रहे सर अभिनंदन 5.0 बैच हम एसएससी के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी के आपको उसमें जो लेटेस्ट 2022 वाले प्रश्न है वो भी हम करवाएंगे। एसएससी के जो 2022 वाले प्रश्न है वो भी हम करवाएंगे। इन्होंने कहा 3 संख्याएं एबीसी क्रमशः इस प्रकार है, मतलब उनका अनुपात ये है 4, 5, 8 के अनुपात में है, 4, 5, 8 के अनुपात में है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक संख्या में ये वृद्धि होती है 15% की, है ना, और 24% की, 35% की वृद्धि की जाती है। तो इन सभी संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात आपसे पूछा है। तो आप यहाँ देखेंगे पहली संख्या को इसने बढ़ाया 15%, तो 115/100। दूसरी को इसने बढ़ाया 24%, तो 124/100। और इसी तरह से तीसरी को इन्होंने बढ़ाया है कितना 35%, तो 135/100। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे ये 100 सब निकल जाएगा और ये 5 पर कटेगा तो 30, ये 2 और 7, और ये 4 पर कटेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 एकम 4, तो हमारे पास हुआ 23, 31 और 23, 31, 54, मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही। 23, 31, 54 मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा सर बाय नेट सही से नहीं चल रहा है। रात को 12 बजे भी अगर बात कर रहा होगा ना किसी से है, और मान लो नेट का दिक्कत आ जाए, तुरंत कहेगा कि रिचार्ज करवा दूं बस, चाहे कितना भी महंगा बोले। एयरटेल बोले भैया 500 रुपए का आधा जीबी देंगे, दे दो भाई, भाई दे। समस्या इतनी गंभीर है ना, बहुत जरूरी सिस्टम घूम रहा है। एक कार की चाल एक बस की चाल की 1/5 गुना है, ठीक है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन कर क्या रही है, 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर रही है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की, यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की 1/4 गुना है, तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछा है। चलिए ले लीजिए इसका फोटो, ले लीजिए फोटो, लोगे फोटो ले। इस पर आओ, मुझे एक बात बताओ, ट्रेन की चाल क्या होगी, 15 8 120, तो 80 होगी, ठीक है। अब इसने कहा कि बस की और कार की चाल क्या है, बस की चाल की 1/5 है। भाई हमारे पास तो बस की चाल है ही नहीं, हमारे पास तो ट्रेन की है, फिर क्या करें, मतलब बस की चाल निकाले। तो बस की चाल क्या है, 80 गुना में 5/4 मतलब 100 है। तो बस की चाल तो 100 है, ठीक है। अगर बस की चाल 100 है तो कार की क्या है भाई, 120। कार की क्या है, 120। और यहाँ पर हमें इन्होंने क्या कहा है कि तो अगर कार 7 घंटे चलती है तो 12 7 84, तो 840 चलती है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। अब क्या इस प्रश्न को बहुत छोटा हम फॉर्म में कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ऐसे ऐसे कर सकते थे, कैसे, हमें पता था कि दूरी क्या है, चाल गुना समय, और समय यहाँ पर क्या है 7 घंटे है। तो आप अगर इसको 7 से गुना करते तो आपका पास समय दूरी आती। 7 का मल्टीपल क्या है, 840 है। तो 840 क्या है, सही उत्तर बताओ। एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपए में बेची, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचा।
उसका लाभ क्या है, उसका लाभ। दिल बेचैन है, चुनरी पे दाग है, आजा रे क्वेश्चन, आ आ आ आ गया क्वेश्चन। आइए, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपए में बेची, तो 96% पर बेची, तो 4% की हानि क्या है, 40 रुपए। तो 4% की हानि क्या है, 40 रुपए है। और अगर इसने 840 रुपए में बेची तो 20% के लाभ पर बेची, तो 20% का मान क्या है, 12 7 84, तो 140। ये क्या है, 140 लाभ है और 40 रुपए हानि है, तो 100 रुपए का लाभ है, मतलब ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी। सिंपल वाले को ध्यान से समझिए। कह रहे सर अब आप सीरियस क्यों नहीं होते, भाई मैं तो बीच में फंस गया हूं। ठीक है, एक निश्चित धनराशि धारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों में इतनी और 7.5 वर्षों में इतनी हो जाती है। 7.5 वर्षों, 7.5 वर्षों का मतलब क्या है, आप यहां लिखेंगे 7.5 वर्ष किसके बराबर, 15,925, और 4 वर्ष किसके बराबर, 12,740। आप अंतर देखेंगे कि अंतर क्या है, अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे भाई, 7 में से 4 गया 3, तो 3.5 आए। अब आप यहां पर देखना 5, यहाँ 8, और यहां पर 1, और यहां पर 3। तो आप इसको यहां पर सेट करो, है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, 15,925 और 12,740, तो 5 8 और 1 और 3, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 है। इसको समझ लो मैं कैसे कर रहा हूं, 7.5 में से मैंने सीधा ये कैसे लिख दिया है, समझ लो। देखिए एक्चुअली क्या होता है, 7.5 का मतलब होता है 7 प्लस में 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। अगर आप इसमें से 4 को माइनस करोगे तो 3 प्लस में 1/2 बचेगा, तो 3 प्लस में 1/2 को भी आप 3 सही 1/2 ही लिख सकते हो। 3 प्लस में 1/2 को आप 3 सही 1/2 तो लिख ही सकते हो, वो हमने लिख दिया। अब देखो एक्चुअली ये क्या है, ये 7/2 साल का ब्याज है, ये 7/2 साल का क्या है, ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 3185/7 गुना में, तो 7 चौके 28, 7 पाने 35, 7 पाने 35, तो 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4 का भी निकाल लो, 5 दूनी 10, 1 करीब 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 से गुना कर लो 0, 4 9 चौके 36, 3640 हो गया। 12,740 आपके पास टोटल था, है ना, अमाउंट सहित, मतलब ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर था। तो अरे जहाज बना देंगे, थम जा, इधर आ, उत्तर कर दे, ठीक है, जहाज तो तुझे वैसा ना बना दे। तो 9100 रुपए हमारे पास क्या आया, 9100 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल आया, और 9100 प्रिंसिपल दो जगह पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब क्या करें, अब फिर रेट निकालो। रेट कैसे निकलेगा, हमें पता है कि 1 साल का ब्याज क्या है, 910 रुपए है। 9100 रुपए पर आप 910 रुपए 1 साल में कमा रहे हैं, तो 10% का रेट है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, अब समझ लो, फिर से समझ लो। हमने 455 को 2 से गुना किया तो 910, फिर इसको 4 से किया तो 3650। ये क्या है, ये 4 साल का ब्याज है और ये 4 साल का अमाउंट है। आपने 3640 को माइनस किया उसमें से, अमाउंट में से, तो आपका उत्तर आ गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, जल्दी से। गेम तो घुमाने के लिए है, तो गेम तो लगातार घुमाएंगे ही, ठीक है, छोड़ेंगे तो है नहीं। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर एलसीएम या मल्टीपल क्या हुआ, 30। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या आएगा, 3 और ये क्या आएगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अगर ए 5 दिन पहले छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, बी ने अंतिम 5 दिन अकेले काम किया, मतलब बी ने 10 काम किया है अकेले। 30 में से 10 काम तो बी ने किया है, तो बचा कितना है, 20 काम बचा। ये 20 काम कौन करेगा, ये 20 काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 20 काम 4 दिन में, बस। तो आपने देखा कि 20 काम, ये 4 दिन ये और 5 दिन ये, तो 4 और 5 9, 9 मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखिए, प्रोपोर्शन से बहुत प्रश्न पूछे, मतलब एग्जामिनर को प्रोपोर्शन पता नहीं क्या पसंद आ गया है, उसको क्या इसमें जच गया है, इतना प्रश्न पूछ रहा है प्रोपोर्शन से, मतलब भर भर के पूछ रहा है, भर भर के। मैं तो हैरान, इतना प्रश्न क्यों पूछ सकता है प्रोपोर्शन से। इसने कहा चतुर्थ अनुपात बताओ, 3 पर गया, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 7, तो डी का मान क्या होगा, 287। 287 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर, होगा कि नहीं। प्रोपोर्शन के मामले में मैं अलग से वीडियो भी आपको दे चुका हूं, पर आपको अभी एक बात और भी समझा रहा हूं, उसको भी समझ लीजिए। प्रोपोर्शन के मामले में आप समझ लीजिए, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं तृतीय समानुपात। ये क्या है, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या है, और ए मतलब यहाँ पर क्या है, पहली संख्या है। और एक होता है हमारे पास मध्य समानुपात, जिसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, रूट ए बी होता है। ये क्या होता है, रूट ए बी होता है, ठीक है भाई। चलो इसको देखें, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 24 दिनों में कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया। इसका बताओ यार, मुझे तो ये कोई है साथी है, नाम भी इन्होंने अपना पता नहीं क्या रख रखा है, अजीब सा, ठीक है, नाम भी कोई सिंह साहब है। ये कभी कह रहे हैं कि मैंने 5.0 ज्वाइन कर लिया है, उसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, कब तक चलेंगी। कभी कह रहे हैं कि 3.0 वालों के लिए 5.0 पर डिस्काउंट दें। कैसे कह रहे हैं, समझा नहीं हम, मैं आपकी बात। इन्होंने कहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 24 दिनों में कर सकते हैं। मल्टीपल क्या होगा, 120। यहाँ पर 120 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये
इसका एलसीएम है। आप यहाँ देखेंगे ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा 5। तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे आप इसको, इसमें इन्होंने कहा है कि ये 6 4 5 है। अब आप a प्लस में b प्लस में c आप यहाँ ले लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 15/2 होगा। 2 क्यों आता है यहाँ पर समझ लो। 2 इसलिए आता है क्योंकि a 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि 2 उधर भाग हो जाएगा, यही तो होता है। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमसे a का पूछा है, तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि b और c एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 कर रहे हैं। तो क्या मैं a का यहां से निकाल सकता हूं? बिल्कुल, माइनस करके मैं माइनस कर, जैसे मैं माइनस करूंगा तो 15/2 माइनस 4 होगा, तो a का मान 7/2 होगा। टोटल काम कितना था? 120 था। ये 7 और यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होगा। हाँ भाई गेम तो सही है यार। अच्छा ठीक है, तो हमें टोटल काम क्या है? 120 है, ठीक है। हमें पूरा काम नहीं करना, हमें 7/12 हिस्सा काम। ए एक दिन में करता है 7/12, 7/2 काम, तो 7 नीचे 2 ऊपर, अच्छी तो होगा। अब आप 12 और इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे तो 10 बचेगा, तो 20 आ। 10 गुना में 2 20, 20 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। इसको देखो, कह रहे सर ये वाला प्रश्न फिर से करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप 4% हानि पर बेच रहे हो, तो आप 96% पर बेच रहे हो, तो 96% किसके बराबर है? 9600 के। तो 4% किसके बराबर है? आप 4% का मान निकाल लोगे 40 रुपए। इसी तरह से आपके पास 20% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 840 में बेच रहे हो, ठीक है। तो 840/120 होगा, ठीक है। और आप गुना करोगे 20 से, तो 140 के लाभ पर आप बेच रहे हो, तो 140 में से 40 किया तो 100 आ गया। 100 क्या है? उसी उत्तर है। इस प्रश्न में पता है कहां पर आकर बंदा फंस रहा था? बंदा यहां फंस जाता है कि 7/2